थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक सर, वो अभी लाइव आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप वेट करिए, उसके बाद हम उनके साथ लाइव करते हैं। हम्म। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Can you hear me, guys? Just. Yes, sir, we can hear you. Yes, sir. Yeah, can you hear me? So, am I audible? yes, sir. Yes, sir. एक second. Give me a second. So, start करें हम? Yeah. ओके। तो सभी हमारे व्यूअर्स को गुड आफ्टरनून। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक सर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है करंट सिनेरियो ऑफ फिजियोथेरेपी इन इंडिया। सो इस पर हम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक सर से बात करेंगे। एंड मैं सबसे पहले मोहम्मद सिद्दीक सर का इंट्रो देना चाहूँगा। तो मोहम्मद सिद्दीक सर सीनियर थेरेपिस्ट एट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एविएशन में, and he is senior specialist president of and founder of ICRA. So ICRA क्या है? Indian Council of Research and Research Association for Physiotherapists, right? So and मेरा नाम दिलीप है, मैं फिजियोथेरेपी का एक स्टूडेंट हूँ बीपीटी का, राइट? सो आज हम बात करते हैं सिद्दीक सर से करंट सिनेरियो ऑफ फिजियोथेरेपी इन इंडिया। तो सर सिद्दीक सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे अभी? Thank you so much. I'm audible? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? Yes sir, yes sir. Clear? Okay. So very good afternoon everyone. I'd like to thank students of India, Meerut, जहाँ पर students हैं सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ for getting me here on the live page. So basically that is it's very important that the topic जो choose किया है इन्होंने कि that I want to talk, you want me to speak on the current trends क्या है फिजियोथेरेपी में। जैसा आप जानते हो that अभी काफी सारे टाइम से फिजियोथेरेपी has developed into a full-fledged and very advanced profession, and before so there are a lot of colleges are there, universities are there. We are having fellowships, we are having doctorate in physiotherapy, we are having DPT, that is a program, doctorate of physical therapy we are having. So a lot of things are there, understood? So current scenario that सबसे important जो issues हैं, that I hope that you have some questions to ask me, so I'll be happy to answer that. Yes. Yes, so sir. We will ask you lots of questions and one by one. So sir, हम सबसे पहले अपने ये व्यूअर्स, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन जो है जानने में इंटरेस्टेड है, वो है कि अभी जो करंट में एक वेब सीरीज आई हुई है, आर्या वेब सीरीज, राइट? तो आर्या वेब सीरीज में आपने भी वो वेब सीरीज देखा होगा, और हमारी बात भी इसी वेब सीरीज के रिगार्डिंग ही स्टार्ट हुई थी। तो सर आर्या वेब सीरीज में आपने देखा कि फिजियोथेरेपिस्ट को वहां पर एक कंपैरिजन के तौर पे यूज किया गया है, और वहां पर कोई फिजियोथेरेपिस्ट का जॉब नहीं दिखाया गया है, बट वहां पर उन्हें डिफेम किया जा रहा है, जैसा कि मैंने भी पूरी वेब सीरीज देखी। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे कि आर्या वेब सीरीज में क्या सही किया या गलत किया? एक्चुअली जो आर्या वेब सीरीज है, मुझे भी इंफॉर्मेशन आया था दैट समथिंग इज रॉन्ग देयर आर सम ऑब्जेक्शनेबल सीन्स उसमें दिखाए गए हैं। तो मैंने एक्चुअली एज ए रिसर्चर, या हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पहले खुद देखें, उसके बाद इस पर टिप्पणी दें। तो मैंने वो पूरी वेब सीरीज, मैंने उसके 9 पार्ट उसके वेब सीरीज के मैंने वो देखे। उसमें 3 जगह पे फिजियोथेरेपीज जो लेडी दिखाई गई है, राधिका जो दिखाई गई है उसका कैरेक्टर, तो उसमें जो उसका 3rd पार्ट है, उसमें उसके बारे में जो गलत जो वर्ड्स यूज करती है वो लेडी, जो ओल्ड लेडी है। एक्चुअली वो थिंग क्या है कि अगर आप पूरी वेब सीरीज देखो, उसमें फिजियोथेरेपी के रिलेटेड देयर इज नथिंग रिगार्डिंग आवर प्रोफेशन। उसमें सिर्फ क्या है, वो एक जेलसी होती है जो फीमेल को होती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है उस ओल्ड मैन की, उसी की वजह से वो उसको वो ह्यूमिलिएट करती है, उसको वो बुरा भला कहती है। बट उसमें पूरे वेब सीरीज में आप देखेंगे कि इट इज रिगार्डिंग ड्रग्स, द फैमिली ड्रामा एंड एनीथिंग, देयर इज नथिंग विद फिजियोथेरेपी।
बट आई डोंट नो कि डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने वो सीन क्यों लाया। अगर आपको प्रॉब्लम था उस लेडी से, आपको लेडी को बोलना था ना, बट यू हैव टोल्ड प्रोफेशन, दैट इज बैड। जो मेरा या जो मेरा पर्सपेक्टिव है, दैट इज if you have problem with one individual, you should point at one, but you cannot tell around whole of the physiotherapy जो उसने कहा है उसमें। she has compared that to compounders, so it's a very bad statement, and as a प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है और राइटर जो है, he has to understand कि उसने ये वर्ड क्यों यूज किया, why he to dig at that। she should have, अगर देखो उसकी अपनी पर्सनल राय है, वो उसके साथ अगर रह रही है, म्यूचुअल कंसेंट है, तो बट regarding profession they cannot defame anyone, ये allowed नहीं, ये acceptable नहीं है। so जब मैंने भी एक्चुअली लिखा, I also wrote to the राम माधवानी जो उसका जिसने बनाई है, उसको मैंने भी ट्वीट किया, सुष्मिता सेन को ट्वीट किया, that it is really shameful that आपने क्यों यूज किया, you should have used अगर आपको प्रॉब्लम है लेडीज से। so what I tell you कि उसमें सीन क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो प्रोफेशन है, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। हम लोग पेशेंट्स को बेड से लेके खड़ा करते हैं, उसको चलाते हैं, इट्स आवर रोल टू रिहेबिलिटेट देम फ्रॉम बेड टू द लिविंग बीइंग, एंड एज दे से दैट फिजियोज वी गिव क्वालिटी टू लाइफ, हम क्वालिटी देते हैं लाइफ के अंदर, अंडरस्टूड। so that is regarding the web series। so I think that it is जो उसमें जो डॉक्टर मुदगिल ने कहा था कि लीगल एक्शन इज there is a way, जो लॉयर ने कहा था, तो there is a way that मैंने भी लिखा है, I also wrote to seniors, I also told them let's see कि वो कैसे लीगल एक्शन लेते हैं if they want to edit this scene। but I think that publishing on the social media से क्या होता है, negative publicity उसकी बढ़ जाती है, people watch more and more। so it is better that we can go legally, take legal action rather than talking on Facebook or social media। I think it will not serve purpose, but you can tweet, मैंने भी tweet किया, so that is the scenario। but I think don't get disheartened, ये होता रहता है, क्योंकि सुषमा सेन ने खुद ट्वीट किया है, उसने कहा है कि she can be a lawyer, she could have been teacher, lawyer, but I want to understand, उनसे पूछना है कि भाई आपने ये लाइन क्यों यूज किया, मतलब for what, तो वो मुझे पता नहीं चला। एग्जैक्टली सर, जैसा कि सर आपने देखा होगा कि सुष्मिता सेन ने ट्वीट किया वहां पर कि यहाँ पर लॉयर, टीचर कोई भी हो सकता है, बट आप जो टीचर है उसे बेल रिंगर बताएंगे, तो दैट इज नॉट गुड फॉर देम। सो इससे क्या होता है कि अगर हम पेशेंट को, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि हम पेशेंट को ठीक करेंगे तो हमारे लिए पॉजिटिव वो मैसेज देंगे, लेकिन हम ये बहुत लो लेवल पे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मास लेवल पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक तो पेशेंट को ठीक करेंगे, वो दूसरे को बताएगा, लेकिन एक साथ वो करोड़ों लोगों को एक गलत मैसेज दे रहे हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट एज अ कंपाउंडर, बिकॉज हम इतना टेक्निकली सोच रहे हैं, जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है वो पेशेंट तो इतना टेक्निकली नहीं सोचेंगे, वो तो सोचेंगे कि हाँ एज अ कंपाउंडर ये हैं। तो इसलिए सर मैंने इस टॉपिक पर आपसे डिस्कस किया। तो सर मैं भी और आप भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो हमारे यहाँ के जो इंडिया के बड़े बड़े एसोसिएशंस हैं, तो वो इस पर एक्शन ले, लीगल एक्शन, बिकॉज हम एक छोटा एसोसिएशन, छोटा इन द सेंस अभी हमारा एसोसिएशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो हम इतना बड़े लेवल पे लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू देम दैट दे शुड टेक अ मेजर एक्शन फॉर द डिफेमेशन ऑफ फिजियोथेरेपी। दैट इज, वो मैंने पहले ही कहा कि आई आल्सो हैव रिटन टू देम, मैंने उनको मैसेज भी किया एंड बहुत लिखा है उनको, तो जो बड़े बड़े हमारे नेशनल बॉडी है उनको लिखा, एंड लेट्स सी, आई थिंक डॉक्टर सुदीप काले मुंबई के हैं, उनका मैंने एक शायद मैसेज पढ़ा था कि दे हैव टेकन सम एक्शन। so let's hope something is coming in few days कि उस पे कुछ एक्शन हो, या उसको we want him to explain कि why he has taken this line of that जिसमें डिफेम किया गया है, ये कोई acceptable नहीं है, and don't get disheartened, let's hope for the best, and हमारा profession is more beyond this। so this is yeah, might be he is influenced by someone, that's why। so I think that is आपसे एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन और था मेरा कि बहुत सारे हमारे फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स जो जानना चाहते हैं कि सर इट कैन बी एनी कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड इट और नॉट, बिकॉज यहाँ पर आप जिस तरह से यूज किया गया है इसके पीछे, अभी आपने एक देखा होगा कि बैंगलोर कोर्ट से सिटी कोर्ट से एक जजमेंट आया था, डॉक्टर कांट यूज प्रीफिक्स, सॉरी फिजियोथेरेपिस्ट कांट यूज प्रीफिक्स। केस है ना, मैं बताऊंगा, वो जो केस है ना, वो 20 साल पुराना केस है, वो बहुत पुराना केस है। वो कौन सा वाला? बैंगलोर 2002 के अराउंड का केस है। एक्चुअली क्या है कि वहां पर जब आप देखते हो उन दो जजमेंट्स को, कहीं पर भी फिजियो के खिलाफ कोई भी बात नहीं की गई है। जहां तक बात आता है डॉक्टर प्रीफिक्स का, दिस इज एक्चुअली लॉ में कहीं पर भी यूज, ओनली पीएचडी होल्डर्स कैन यूज डॉक्टर प्रीफिक्स ऑफ द नेम।
जो यूज करते हैं डॉक्टर्स, एमबीबीएस, डेंटिस्ट या कोई भी यूज करता है, दैट इज, ये एक कल्चरल एक सिंबल बन चुका है, इट इज नथिंग डू विद दैट। सो उसमें जो जो वेब सीरीज का भी आप देख रहे हो जो लाइन है, आई थिंक समबडी हैज टोल्ड देम कि जस्ट मतलब उसे किसी से प्रॉब्लम हो होगा या किसी से डिफेम करने के लिए, तो उसने कहा कि तो ऐसा बोल दो। तो इट इज पॉसिबिलिटी कि माइट भी वहां पर किसी से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने ऐसा किया है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि इट इज ओनली जब आपको उसका जो राइटर है, राइटर बोलेगा कि उसने ये लाइन क्यों लिखी है, उसे किसने इसको इन्फ्लुएंस किया, बिकॉज ऐसे तो देखो नहीं बोल सकता। तो दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच। आई थिंक लीगल एक्शन विल ओनली टेल अस कि व्हाट has happened and why he has told that thing, so that let's wait for that. So I think ज्यादा माइलेज को देने की जरूरत नहीं है, लेट्स कीप ऑन वर्किंग, अच्छा काम करें, पेशेंट्स को हम ठीक करें, वो हमारा काम है, एंड दैट्स व्हाट वी आर मेंट फॉर। हम लोग इससे बहुत हम इससे बहुत आगे हैं इसका इन कमेंट से। यस, इसीलिए मैंने सर आज आपको लाइव सेशन के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, एंड थैंक्स टू यू कि आप हमें ज्वाइन किए, फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को ज्वाइन किए, इसके लिए बहुत थैंक्स हमारे सभी मेंबर्स की तरफ से। एंड सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस पे है कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि यू आर द फाउंडर ऑफ इकरा, राइट? सो आप इकरा को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज इकरा? बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, फ्यूचर में उन्हें इसकी नीड पड़ेगी। इकरा इज इंडियन क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएशन है, ये रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी एक्ट, एंड उसके बाद CTRM में ऑलरेडी हम अप्रूव्ड हैं। एक्चुअली इकरा क्या है कि जैसा आप जानते हो कि मैं एक खुद क्लिनिकल रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ इन क्लिनिकल रिसर्च में। इंडिया में क्लिनिकल रिसर्च बहुत ही कम होता है, मतलब अगर आप एक क्लिनिशियन हैं, एक काम करते हैं, या क्लिनिशियन, इट वाज वेरी लेस। सो आई थॉट देयर इज अ नीड टू हैव समथिंग, अ प्लेटफॉर्म जहां पर क्लिनिकल फिजियोज जो काम करते हैं इन एनी गुड क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, they should be able to understand the clinical aspects of research and they should do it. कोई भी अगर छोटी सी केस सीरीज, एक केस स्टडी करते हो आप, एक पेशेंट आपने ठीक किया, अब उसको ठीक करने में आपने रिव्यू डाला कि मैंने पेशेंट को ठीक किया, उससे काम नहीं चलेगा, आपको पब्लिश करना पड़ेगा कि भाई मैंने कैसे उसको ठीक किया, जो मैंने टूल यूज, मैंने क्या टेक्निक यूज किया है, मैंने कैसे यूज, और कंपेयर करना पड़ेगा। तो देयर आर समथिंग कॉल्ड एज, उसमें एक गाइडलाइंस रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, हाइपोथेसिस रहता है। तो दैट वाज आवर आइडिया टू हैव समथिंग फॉर इंडियन फिजियो, सो दैट दे विल लर्न एंड दे विल प्रैक्टिस क्लिनिकल रिसर्च। उसी के लिए हमने इसका गठन किया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप समझो कि इसमें इंटरनेशनल, नेशनल जितने भी टॉप के प्रोफेसर्स रिसर्च के हैं हमारे फील्ड में, वो सारे इसमें जुड़े हैं एंड दे विल बी पार्ट ऑफ इट। तो ड्यू टू कोविड लॉकडाउन के हम लोग इसका मेंबरशिप स्टार्ट नहीं कर पाए, और अभी इसमें मेंबरशिप के क्राइटेरियाज होंगे। ये ऐसी मेंबरशिप नहीं मिलेगा कि कोई भी उठ के आ जाए, नो। हम लोग पहले, हमारा मेन जो कंसर्न है वो है कि पहले आपको सिखाना कि व्हाट इज क्लिनिकल रिसर्च, व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, कैसे होता है, व्हाट आर डिजाइन कैसे करना है रिसर्च का, सो दैट जब आप अपने बीपीटी में, अगर आपने फाइनल ईयर में कुछ सीख लिया रिसर्च के बारे में, तो आपको बहुत आगे काम आने वाला है। आपके फ्यूचर डेवलपमेंट में आपको सैलरी इससे बढ़ सकती है, आपकी जो प्रोफेशनल आपका जो एक लेवल होता है, उस लेवल में आपको इंक्रीज करेगा। उसके बाद आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आप काम कर सकते हो, इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, तो यू आर गोइंग टू गेट समथिंग वेरी बिग। तो ये एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, एंड वी होप दैट पीपल, जितने भी हमें फीडबैक मिला है कि पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड टू जॉइन इट, बट इसमें क्राइटेरिया रहेगा, इट इज ओनली फॉर द पीपल। पहले हम उनको एक कोर्स कराने वाले हैं, इसमें देयर विल बी ऑलमोस्ट 32 आवर्स का कोर्स होगा, 2 महीने का कोर्स करेंगे वो हम इनको कराएंगे मेंबरशिप में। उसके बाद उनका एग्जाम होगा, जो एग्जाम पास करेगा उसी को मेंबरशिप मिलेगा। एंड बिकॉज वी वांट क्वालिटी थेरेपिस्ट टू जॉइन इकरा, सो दैट दे अंडरस्टैंड रिसर्च होता क्या है बेसिकली, और करना कैसे है, ये पता नहीं होता। और उसके लिए इंडिया में प्लेटफॉर्म शायद नहीं था क्लिनिकल रिसर्च का, हमने ये बनाया प्लेटफॉर्म, और इसमें जितने भी टॉप के प्रोफेसर हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सबको हमने इसमें जोड़ा है। एंड वी होप दैट इट विल बी अ वेरी गुड फॉर यू ऑल। अब जितने भी आप बच्चे स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ये स्टेप है। एंड बट देयर आर क्राइटेरियाज, एनीबडी कैन नॉट जॉइन, ऐसा नहीं कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें क्राइटेरिया हमने रखा है, सेट रखा है, सो दैट वी मेंटेन द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। ओके सर, वन क्वेश्चन कि सर जैसे कि हमारे साथ बहुत यहाँ पर एमपीटी के भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, सो उनके लिए इकरा से क्या बेनिफिट हो सकता है, या बीपीटी पास आउट के लिए क्या बेनिफिट है, या पीएचडी जो कर रहे हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है? देखिए, इकरा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको फाइनल ईयर स्टूडेंट से लेके
पीएचडी तक सब दे कैन बी पार्ट ऑफ इकरा, बट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका मेंबरशिप में गाइडलाइंस आएगा। जब आप अभी हमारी वेबसाइट भी चेक करोगे, उसमें हम वी आर गोइंग टू अपडेट इट, क्योंकि अभी ड्यू टू लॉकडाउन में सब बंद हो गया था, तो इसमें अभी हमारी गाइडलाइन बन रही है। तो जैसी गाइडलाइन बन के आती है पूरा, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो उस गाइडलाइन के हिसाब से देन यू कैन बी पार्ट ऑफ इकरा। बट देयर इज इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम है। फर्स्ट वी विल ट्रेन यू, ऐसा नहीं कि मतलब मेंबरशिप स्टार्ट होगा, फर्स्ट देयर विल बी ट्रेनिंग प्रोग्राम, देयर विल बी सर्टिफिकेट कोर्स होगा 2 महीने का, जिसमें पूरा हम सिखाएंगे कैसा होता है। उसके बाद ही आप लोगों को एग्जाम देने के बाद यू विल बी गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू पास एग्जाम एंड देन गेट द मेंबरशिप, बट इट विल बी ओनली लिमिटेड। ये हम लिमिटेड खोलने वाले हैं, दैट इज जो हमको गाइडलाइंस मिला है फ्रॉम द साइंटिफिक पैनल सीनियर जो है हमारे, तो दैट इज लाइक दैट। सो एवरीबडी हैज, they will get very good mentorship, क्योंकि सबसे important benefit क्या है, एक तो आप सीखोगे कि what is research, clinical research होता क्या है, कैसे करना है। उसके बाद जो इंडिया के और वर्ल्ड वाइड जितने भी डिफरेंट प्रोफेसर्स हैं फिजियोथेरेपी फील्ड के, तो they will be teaching you one to one and they will be mentoring and guiding you। so ये बहुत ही important होता है गाइड मिलना, कि अच्छा गाइड मिलना। तो हमने वो कोशिश की कि हम सब गाइड को एक साथ एक मंच पे लाएं, हमने उनको ला दिया है। ये बहुत अच्छा सर आपने काम किया है हमारी फील्ड के लिए। एंड सर अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सर अब हम बात करते हैं व्हाट इज द करेंट सिनेरियो, जो कि हमारा एक क्वेश्चन का मेन हेडिंग ही था कि व्हाट इज द करेंट सिनेरियो ऑफ फिजियोथेरेपी इन इंडिया। हम सर इस पे सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे कि कॉलेज फिजियोथेरेपिस्ट लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे, एंड सारे टॉपिक्स पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए करंट सिनेरियो इंडिया में क्या देखो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो आपकी होती है रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए किसी भी प्रोफेशन में, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास कोई बॉडी नहीं है, सेंट्रल बॉडी हमारे पास नहीं जो रेगुलेट करे हम प्रोफेशन को। इसीलिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम ये होता है कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है कि क्या सैलरी आपको मिलना चाहिए। आप अभी भी उस बी ग्रेड में आते हो फॉर एग्जांपल। उसके बाद इम्पोर्टेंट इशू आता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोफेशनल हायरार्की। एक सिस्टम होता है, जैसे आपको मैं हमें आप में जो भी हमें सुन रहे हैं व्यूअर्स जो सुनेंगे उनको बताऊं मैं कि हायरार्की मतलब क्या होता है। एक लेवल होता है, जैसे आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर्स देख लो, जिन्होंने ये जो सर्जन है उनका पहले वो पहले होते हैं रेजिडेंट्स, फिर वो बनते हैं रजिस्ट्रार, फिर सीनियर रजिस्ट्रार, उसके बाद कंसल्टेंट। हमारे में क्राइटेरिया डॉक्टर आपको पता होगा कि प्रोफेसर मोंती, डॉक्टर उमाशंकर मोंती जो हमारे सीनियर सर हैं, डॉक्टर मोंती एमटीफाई के, तो प्रोफेसर मोंती ने एक गाइडलाइन लाया था, क्लिनिकल गाइडलाइन फॉर फिजियोथेरेपिस्ट का। उसमें एकेडमिक्स का भी था और आपने शायद देखा नहीं देखा, आई डोंट नो। तो वो एक गाइडलाइन उन्होंने लाया था कि भाई ये क्राइटेरिया होना चाहिए इफ यू वांट टू गिव जूनियर थेरेपिस्ट, सीनियर थेरेपिस्ट, स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट या सुपरवाइजर, तो वो क्राइटेरिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, न गवर्नमेंट और न प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारा, अभी आपको पता होगा कि अभी हमारा 2018 का एक बिल था, उसका नाम था एलाइड हेल्थ केयर काउंसिल बिल, वो गवर्नमेंट ने लाया था, इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन अभी कल की बात बता रहा हूं मैं, अभी 21 मार्च को एक मीटिंग हुआ है जिसमें वो बिल को खारिज कर दिया गया। अब नया बिल आया है, उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन, जिसपे हम बात करेंगे सैटरडे को प्रभात रंजन सर के साथ, वो मैं उनको लाइव लूंगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, या आपने बीपीटी या एमपीटी या पीएचडी किया है तो एक लेवल होना चाहिए। जैसे अगर जिसने डिप्लोमा किया है वो ही कैन वर्क एज एन असिस्टेंट थेरेपिस्ट, ही कांट वर्क एज अ थेरेपिस्ट। सेम वे जिसने बीपीटी किया है उसको पता नहीं कि कंसल्टेंट कैसे लगा सकता है। वो कंसल्टेंट एक बहुत हाई लेवल होता है, कंसल्टेंट एक फील्ड का हाईएस्ट टॉप होता है। तो आपने अभी बीपीटी किया और आप लिख, तो आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपके पास गाइडलाइंस नहीं है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जो काउंसिल होगा, जो हमारा बॉडी, दे शुड क्लियरली डिफाइन कि हु कैन बी अ जूनियर थेरेपिस्ट, हु कैन बी अ सीनियर थेरेपिस्ट, हु कैन बी अ स्पेशलिस्ट। जो कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट थेरेपिस्ट का मतलब होता है जिसके पास पीएचडी जिसने किया हो और उसके पास एक्सपीरियंस हो मोर देन 2 years पोस्ट पीएचडी, अंडरस्टूड। तो वो ही इज एलिजिबल टू पुट वर्ड कंसल्टेंट, मतलब होता है हाईएस्ट कैटेगरी होता है किसमें, हमारी हायरार्की में। लेकिन इंडिया में मैं देखता हूँ कि बीपीटी वाला भी लिखता है बीपीटी के बाद कंसल्टेंट, उसको पता नहीं, मतलब ही डजंट नो, नॉलेज नहीं होता या उसने अपने इसमें। तो ये जो गाइडलाइंस है बहुत, और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद जो आता है सैलरी स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर में अभी आपके पास कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, जो आप, अगर आपने बीपीटी किया है तो आपको आपकी लेवल की सैलरी मिले, जिसने मास्टर्स किया उसको उसकी लेवल की सैलरी मिले, और जिसने पीएचडी किया है, फेलोशिप किया है, उसको उसकी लेवल सैलरी मिले। तो एक हायरार्की सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट
पार्ट ऑफ। तो इस सैलरी जो सैलरी स्ट्रक्चर है, इससे आपको पता चलता है कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव दिस काइंड थिंग्स। तो ये हमारे पास अभी नहीं है, ये करंट सिनेरियो है। उसके बाद जो आप देखते हो कि स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो आपको रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी स्टूडेंटशिप। तो आप लोगों को रिसर्च में काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे चल के पेशेंट्स आपको देखने हैं। यू हैव टू हैव वन टू वन कॉन्टैक्ट विद पेशेंट्स, सो फॉर दैट यू अंडरस्टैंड, यू शुड हैव अ रिसर्च का होना अच्छा बैकग्राउंड। उसके लिए आप अपने मेंटर से सीखो। इकरा में अगर आपको आना है तो उसमें गाइडलाइन जब होंगे तब उसमें यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट। तो ये सारी जो काम होता है, उसके बाद एक लाइसेंस जो होता है, जैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लाइसेंस थेरेपिस्ट। आपको पता है व्हाट इज लाइसेंस थेरेपिस्ट क्या होता है? जैसे आपने अभी अगर आपने बीपीटी किया, बीपीटी के बाद इंटर्नशिप के बाद जब आप क्वालिफाइड थेरेपिस्ट हो चुके हो आफ्टर इंटर्नशिप, उसके बाद ये आपके लिए होना चाहिए मैंडेटरी। कोई भी क्लिनिक स्टार्ट करने से पहले या कहीं काम करने से पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है आपको? एक लीगली एथिकली एक आपको यू गेट, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन आपको मिलता है कि यू आर लाइसेंस थेरेपिस्ट। तो वो लाइसेंस का भी क्राइटेरिया सेट होना चाहिए कि भाई एग्जाम होना चाहिए क्लियरली कि किसको लाइसेंस दिया जाए। अंडरस्टूड? सो उसमें जो एग्जाम पास करेगा he will be a licensed therapist, और उसके बाद he is well qualified to treat a patient। ये हमें गाइडलाइन सेट करना पड़ेगा। तो ये सब काउंसिल के अंदर आना चाहिए। अंडरस्टूड? और ये जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है, इसको बंद करना चाहिए, एंड वी शुड हैव 3 साल का मेंबरशिप या 2 साल का मेंबरशिप। उसके बाद जो भी थेरेपिस्ट है उसके पास होना चाहिए, उसको देयर इज समथिंग कॉल्ड CME आवर्स। जैसे हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, हमारे पास हमको मैंडेटरी है कि हमको होना चाहिए 40 आवर्स हमें होना चाहिए फॉर अ थेरेपिस्ट के लिए, ताकि उसको लाइसेंस रिन्यू करने के लिए। फॉर अ सीनियर स्पेशलिस्ट के लिए वी नीड 60 आवर्स। 60 घंटे अगर आपने कोई CME आवर्स अटेंड नहीं किया है तो आपको लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। तो ये गाइडलाइंस सेट कौन करेगा? ये होता है काम ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। और कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल किसी थेरेपिस्ट को लेने से पहले उसका लाइसेंस चेक करे कि भाई उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है गवर्नमेंट का, है कि नहीं। ये बड़ा इशू है। हाँ, उससे क्या बेनिफिट है? उससे थेरेपिस्ट भी सेफ रहता है और हॉस्पिटल भी सेफ रहता है। कोई भी इशू अगर कोई मेडिकल इशू आता है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सैलरी स्ट्रक्चर, प्रोफेशनल हायरार्की, लाइसेंसिंग सिस्टम, CME सिस्टम, ये होना चाहिए वेल डिफाइंड। ओके सर। सर अभी हमारे एक जो स्टूडेंट हैं रचित सिंह, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर जो डिप्लोमा है, अभी आप डिप्लोमा के बारे में, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, या आप उसे कैसे देख रहे हैं इस समय, कि उसकी क्या नीड है, क्या नीड नहीं है, डिप्लोमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए जैसे आप देखते हो कि इंडिया में, यूपी में अगर आप देखो, जो यूपी मेडिकल बोर्ड में डिप्लोमा कराते हैं 2 साल का। अब डिप्लोमा अगर कराते भी हैं तो डिप्लोमा वाले को आप एज अ थेरेपिस्ट इसको एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ही शुड बी असिस्टेंट थेरेपिस्ट। जैसे आप कहीं भी जाओ, यहाँ पर भी आप आओगे, मिडिल ईस्ट में आप आओगे, कहीं भी गल्फ कंट्री में, यहाँ पर जिसने डिप्लोमा किया 2 साल का, वो उसकी जॉब मिलती है असिस्टेंट थेरेपिस्ट का। भले वो 20 साल का उसका एक्सपीरियंस हो, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज योर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो इनको आप असिस्टेंट थेरेपिस्ट ले सकते हो कि वो आपको असिस्ट कर सकते हैं, बट दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ असेसमेंट, दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनीथिंग। दे कैन बी जो भी ट्रीटमेंट करना है, a therapist can tell them that this is, उसको बोलते हैं गाइडेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर जो हमारी काउंसिल बनेगी उसमें इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जो डिप्लोमा वाले हैं वो भी उन्होंने डिप्लोमा किया है, तो उनको आप कहीं पर भगा तो नहीं सकते हो, बट व्हाट वी कैन डू, आप उनका एक गाइडलाइन सेट कर सकते हो कि अगर आपने डिप्लोमा किया है DPT तो यू कैन बी असिस्टेंट थेरेपिस्ट ओनली, यू कांट बी थेरेपिस्ट। दैट शुड बी गाइडलाइन सेट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये कौन करेगा? ये गवर्नमेंट को करना है, काउंसिल के अंदर गाइडलाइन सेट करना है कि कौन क्या होगा। इसी को बोलते हैं प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन। इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बहुत टाइम से हम बोल रहे हैं, और प्रोफेसर मोंटी ने इस पे काम किया था बहुत सालों पहले, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया आज तक। तो ये इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट करना चाहिए व्हेन दे आर गोइंग टू ब्रिंग द NHACP जो नया बिल आ रहा है, वो जो इंट्रोड्यूस 2020 का, उसमें ये चीजें होनी चाहिए। और इसी पे हम बात करेंगे सैटरडे को। आप जब देखोगे, आई विल आस्क इन डिटेल प्रभात सर, तो दैट टाइम यू कैन आल्सो जॉइन अस। Understood? Definitely we will join you there. So my next question is that, so अभी डिप्लोमा से ही रिलेटेड मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर इन इंडिया इट्स अ बिग इशू दैट कि
बहुत सारे लोग क्या है कि डिप्लोमा किए हैं एंड वो 20 ईयर्स सीनियर हैं। नाउ अभी कोई बीपीटी एमपीटी करके कोई स्टूडेंट जाता है तो वो उनके भी सीनियर वहां पर हो जाते हैं। बट जहां तक मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन करके आप आईएएस बने हैं और आप डायरेक्ट जॉब पाए हैं एज अ कांस्टेबल की, और 20 साल बाद अगर कांस्टेबल जो है आईएएस से बड़ा हो जाए तो फिर सर ये किसी कोई लॉजिक नहीं होता मैं इसका। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि ये सिस्टमैटिक इश्यूज हैं। ये देखो, ये आप और मैं नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि एक्सपीरियंस गाइडलाइंस नहीं है। गाइडलाइंस क्या सेट करें? आपकी सर्टिफिकेट। अगर आपने फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिप्लोमा किया है और आप एक डिपार्टमेंट में 10 साल से हैं और मैंने किया है पीएचडी, आपने पीएचडी की, अब आप ज्वाइन करते हो, तो पीएचडी वाला जो जिसने अपनी पढ़ाई की है पीएचडी तक, ही कांट बी एट लेवल ऑफ डिप्लोमा पीपल, नो, भले वो सीनियर हो। बट जब आप बात करते हो किसी भी सिस्टम में, तो वहां पर चलता है आपका सर्टिफिकेट और आपका स्टेचर। तो दैट हैज, ये यही बोल रहा मैं आपसे, ये गाइडलाइन सेट करना हमारा ये काम किसका? ये काम गवर्नमेंट का है। बट जो हमारी संस्था है, वहां पर बड़ी संस्था है, ये इनका काम है, जिस टाइम पे गाइडलाइन सेट हो तो दे हैव टू मेक दिस पॉइंट्स कि सर, जिसने डिप्लोमा किया उसको उसके लेवल पे आप सैलरी या उसको आपको लेवल रखना पड़ेगा, जिसने पीएचडी किया उसको उस लेवल पे। तो इट्स अ गाइडलाइंस इश्यूज है, ये गवर्नमेंट करना चाहिए। सर अभी जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही है कि जो हमारी बड़ी एसोसिएशंस हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्हें क्या है कि इस पर थिंक करना चाहिए कि अब बहुत हो गया समय। हमारे 52 से फिजियोथेरेपी आई है इंडिया में और इतना समय बीत चुका है। अब तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कौन बीपीटी वाले क्या है, एमपीटी वाले क्या है, पीएचडी करने वाले को क्या हम वहाँ पे रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीजें अब जो है क्लासिफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय हमारा बीत चुका है। और मैं देखिए मैं आपसे आपको इसीलिए बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ये समझें और उनसे क्वेश्चन करें। देखो मैं आपको बताऊं, देखिए जो आपने बात की, देखिए संस्था ये काम होता है। देखिए अगर मैं एक संस्था का, मैं इस टाइम पे एक संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ, इस टाइम पे अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ इकरा का, तो ये मेरी ड्यूटी है दैट आई विल गिव द बेस्ट टू द एसोसिएशन। जो बेस्ट मैं कर सकता हूँ उसमें मैं जितना भी मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू दी फर्टिलिटी, कि इसमें हम क्या, तो ये रोल है। अगर आप एक संस्था के हेड हो तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज इसीलिए आप उस कुर्सी बैठे हो। मुझे कोई हक नहीं बनता इस कुर्सी पे बैठने का अगर मैं वो काम, वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकूं। तो मेरा जो इम्पोर्टेंट इशू यही है। और जो जो बड़ी संस्थाएं इंडिया में हैं, ये उनका काम है, होता है कि वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें कि भाई हमारे इस टाइम पे इंडिया में 4 to 5 लाख फिजियोज हैं, उनके फ्यूचर के बारे में। इट्स वेरी So it's very important to to tell the big association that they should take some legal action, or they should take some legal action for आर्या वेब सीरीज ऑल्सो। एंड उन्हें इस पर भी बोलना चाहिए कि हमारा हायरार्की सिस्टम क्या होना चाहिए, हमारा डिप्लोमा का कैसे डिप्लोमा वाले उसमें रहेंगे, उनका क्या लेवल होगा। ये सारी चीजों पर हमारे जो बिग एसोसिएशन तभी बात करेंगे जब हम उन्हें कहेंगे। एक्चुअली हम खुद बीइंग अ स्टूडेंट, वी आर नॉट डिमांडिंग विद देम कि हमें ये चीज चाहिए। अब आपसे मैंने बात किया। दे ऑलरेडी नो इस, उनको सब पता है। ये उनको सब, दे नो एवरीथिंग, उनको सब पता है। क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो, स्टूडेंट हो, दे नो एवरीथिंग। बट ओनली थिंग इज दैट ये इसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। ये काम उनका है गवर्नमेंट से। तो एक्चुअली क्या है कि लोग जो भी हमारे बड़े एसोसिएशन के जो भी अध्यक्ष हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि सब उन्हें सब पता है फिर भी वो नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज नो प्रेशर ऑन देम। उन पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई स्टूडेंट से मतलब ही नहीं है कि कौन अध्यक्ष है कौन अध्यक्ष नहीं है। किसी से इतना कोई मतलब नहीं है, ना कोई इस पर कुछ बोल रहा है। इसलिए मुझे जहां तक लगता है सर कि वो ये अभी कर भी नहीं रहे हैं। अगर हम, जैसे आपने एक्शन लिया, आप बोलने के लिए यहाँ आए, और मैं और भी लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर हम सभी लोग इस पर बात करेंगे तो डेफिनेटली दे विल टेक एक्शन, बिकॉज उनके ऊपर एक प्रेशर रहेगा। देखिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना कि हमारा हमेशा देखो रोल रहा है कि एक अच्छा किया जाए फ्रेटर्निटी के लिए, ठीक है। उसके बाद उसके लिए हमेशा हम लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं कि भाई आप कुछ करो, ठीक है, डू समथिंग फॉर गुड फॉर फ्रेटर्निटी। अब ये दिस इज, क्योंकि मैं तो अपने इकरा में मैं उसका अध्यक्ष हूँ, मैं उसकी बात करूंगा। मैं बाकी जो एसोसिएशन उनमें मैं मेंबर हूँ, ठीक है। तो दैट इज अप टू, ये आप तक है, जो स्टूडेंट्स हैं या जो जो थेरेपिस्ट हैं, दे हैव टू आस्क देम कि भाई हमें ये चाहिए। जब देखो, जब तक आप डिमांड नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये पता है आपको, ये रूल है।
तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू आस्क देम कि व्हाट इज हमारा फ्यूचर में क्या आप क्या करने वाले हो, ये उनका जॉब है, ये दैट्स व्हाई वो इस कुर्सी पे बैठे हैं। ओके सर, हमारे अभी एक विवेक सिंह जो कि एक स्टूडेंट है, उनका एक क्वेश्चन है कि सर एचओडी के क्वालिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस तरह के शायद उनका क्वेश्चन है, तो आप इस पर थोड़ा सा देखिए बता अभी दीजिए। अभी अभी आपको पता होगा कि इंडिया में अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है यूनिवर्सिटी में तो आपका पीएचडी होना चाहिए। ये अगले साल से ये लागू होने वाला है इंडिया में। तो अगर मेरे हिसाब से अगर कोई डिपार्टमेंट में कोई भी डिपार्टमेंट की आप बात करो तो उसमें वो बंदा होना चाहिए जो उस लायक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, पीएचडी है, या उसके पास मास्टर्स के बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो ओनली द पीपल जिनके पास एक्सपीरियंस है और डिग्री है, दे शुड बी एट द टॉप लेवल, क्योंकि उनसे आप सीखते हो, आप इंस्पायर होते हो। अगर आपने एक छोटा बंदा जिसके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है उसको आपने रख दिया टॉप पे, तो उसकी लेवल इंटेलेक्ट वैसी रहेगा। तो ऑलवेज इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन एज एचओडी, जो आपको गाइड करे, मेंटर करे और पूरे सबको साथ में चला के चले। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, आई थिंक विवेक को उनका आंसर मिल गया होगा। ओके सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको आपने काफी हद तक कवर भी किया था, प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन के बारे में, कि प्रोफेशनल वो मैंने क्लासिफिकेशन आपको कहा ना में। कि अगर आप क्लासिफिकेशन चेक करोगे, प्रोफेसर मोंटी ने, जब मैंने कहा था कि उनके जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने एक लाया था जिसमें एकेडमिक क्लासिफिकेशन क्या है और आपकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, वो सब उन्होंने डिटेल किया था। लेकिन जहां तक मुझे पता है आज तक वो गवर्नमेंट में और प्राइवेट में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो हमारा ये होना चाहिए, ये रिक्वेस्ट होनी चाहिए और ये होना चाहिए डिमांड कि जब भी हमारी काउंसिल आए, नेशनल काउंसिल इंडिया में, भले वो एलाइड जो कमीशन जो नया बना है उसमें ये चीजें होनी चाहिए इम्प्लीमेंट, कि भाई अगर कोई जब जॉब्स निकले फॉर फिजियोथेरेपी फ्रेटर्निटी के लिए, तो देयर शुड बी जॉब्स फॉर कंसल्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट, फॉर स्पेशलिस्ट के लिए और फॉर जूनियर थेरेपिस्ट की जॉब होनी चाहिए। और उसमें होनी चाहिए गाइडलाइन सेट कि उनकी सैलरी स्ट्रक्चर कितनी होनी चाहिए, उनका सिस्टम। तो इससे आपको पता होता है कि अगर मैं आज ज्वाइन कर रहा हूँ एज ए स्पेशलिस्ट, तो मुझे पता है कि 5 साल बाद मैं आई विल बी सीनियर स्पेशलिस्ट देन कंसल्टेंट, और मेरे पास क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। गाइडलाइन सेट करना, इसी को बोलते हैं प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन। और जो लाइसेंसिंग है, जो लाइसेंस जब आपको मिलेगा तो इट शुड बी एज पर योर क्वालिफिकेशन, तभी आपको वो सैलरी मिलनी चाहिए। जैसे हमें यहाँ पर है मिडिल ईस्ट में क्या है, अगर आपके जैसे अगर मेरे पास लाइसेंस, सीनियर स्पेशलिस्ट का लाइसेंस मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल है, तो मुझे सैलरी वही मिलेगी। जैसे ही मेरे पास इससे बढ़िया क्वालिफिकेशन आ जाती है पीएचडी लेवल का, तो उसके बाद मेरा एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद मैं आई कैन बी कंसल्टेंट। तो ये लेवल होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने एमपीटी नहीं किया तो मैं स्पेशलिस्ट बन नहीं सकता, तो आई विल बी अ जनरल थेरेपिस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन में सेट होना चाहिए, दिस ये इनका जॉब है उसमें। राइट सर। ओके सर, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हायरार्की सिस्टम आपने बता ही दिया कि वो क्या है, हम पहले ही कवर कर लिए। अभी जो अर्जेंट इश्यूज हैं रिगार्डिंग एकेडमिक एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, हम उस पर बात करना चाहेंगे सर, आप उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि क्या एकेडमिक्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पढ़ते हो बीपीटी लेवल पे, आपका बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बेस में ये होना चाहिए कि जैसे हम जब मैं पढ़ता था, मैंने बीपीटी किया है कर्नाटका से 2001 में, 2005 मैंने फिनिश किया है बीपीटी फॉर एग्जांपल। हमारा वहाँ मैं आई एम पास आउट नेटेका में पास आउट, मतलब गवर्नमेंट ये अलाउड नहीं था वहां पर, मैंगलोर में, कर्नाटका में। तो ये आपको होना चाहिए, जो बच्चे आपके डिग्री कर रहे हैं उनको आप सिखाएं और वो सीखें, ठीक है। एक गाइडलाइन सेट जो होता है वहां पर, तो वहां पर कुछ इसमें इश्यूज हैं वो मुझे पता है, लेकिन आई डोंट वांट टू टेल दिस लाइफ। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो प्रोफेसर्स पढ़ाएं तो दे शुड टीच, और जो बच्चे हैं, बच्चों को सीखना कितना ये उन पर डिपेंड करता है। बिकॉज देखो आपको तब तक कोई नहीं, देखो मैं आज मैं पढ़ता हूँ पेन साइंसेस फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम जर्मनी, मैं उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है मुझे ऑस्ट्रेलिया से कि मुझे ये पढ़ाइए सिखाइए, बट यू हैव टू आस्क योर प्रोफेसर्स टू लर्न समथिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉलेज में, अगर जो भी आपके सीएमई आवर्स होते हैं, वर्कशॉप या कोई भी अच्छा ढंग का, तो उसमें आपको जो टीचर्स हैं दे शुड ब्रिंग क्वालिटी प्रोफेसर्स ऑनलाइन ऑफलाइन, जिससे आप सीखो, तो वो आपके एकेडमी में बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। रिगार्डिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक गाइडलाइन सेट होनी चाहिए कि कौन क्लिनिक ओपन कर सकता है, उसकी जो गाइडलाइंस होने चाहिए, ठीक है, वेदर ही इज लाइसेंस्ड और नॉट।
उसके बाद जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है इंडिया में, अभी 3rd ईयर में होते हैं और अपना क्लिनिक उनका चल रहा होता है, मैंने देखा है ये बीपीटी फाइनल लेवल। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने जब बीपीटी किया, इंटर्नशिप तक हमें अलाउड नहीं था कि हम पेशेंट को टच करें या बाहर देखें। तो जो होम विजिट्स हैं, तो ये होना चाहिए ऐसा गाइडलाइंस कि अगर कोई भी बंदा बिफोर इंटर्नशिप ही शुड नॉट बी अलाउड टू विजिट अ पेशेंट इंडिपेंडेंटली, बिकॉज उसका अभी उसकी डिग्री फिनिश नहीं हुई अभी तक। तो दैट हैज टू बी गाइडलाइंस। या एंड लाइसेंसिंग इशू जो है, मैंने आपको पहले कहा कि जब तक आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है और आपने पास नहीं किया है काउंसिल का, तब तक आप क्लिनिक को ओपन नहीं कर सकते, आप चला नहीं सकते। दैट शुड बी गाइडलाइन सेट होना चाहिए, जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एथिकल इश्यूज उसमें आते हैं, वो आपको करना चाहिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और जो मैंने आपको कहा कि रिसर्च, क्लिनिकल प्रैक्टिस तब भी अच्छी होती है जब उसमें रिसर्च हो। जैसे अब आज हमको पता है कि टेनिस लो बैक पेन में इफेक्टिव नहीं होता है, या अल्ट्रासाउंड इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, क्रॉनिक लो बैक पेन में। ये हमें क्यों पता चला? हमारे पास भी एविडेंस है। मैनुअल थेरेपी का अच्छा मॉडरेट एविडेंस है, हमें पता है कि हमें किसने कहा? रिसर्च ने कहा। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब तक आप रिसर्च को इम्बाइब नहीं करोगे, तब तक आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने वाले, और ये आपको सीखना पड़ेगा। राइट ओके सर, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया कि हमारे अर्जेंट इश्यूज क्या है रिगार्डिंग क्लिनिकल एंड एकेडमिक्स। सर अभी हम बात करेंगे कि अब ये हमने इश्यूज की बात कर ली कि हमारे पास इश्यूज क्या हैं। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू फॉर दीज इश्यूज। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको अच्छी तरह से ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो जो आपका बेस है ना, आपका बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आपको ढंग से सीखना है, आपको बेसिक्स अच्छे होने चाहिए इसमें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एनाटॉमी, आपका बायोमैकेनिक्स, आपका फिजियोलॉजी, आपका पैथोमैकेनिक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तभी आप चल के अच्छे, आपको असेसमेंट सीखना पड़ेगा कैसे करना है, उसमें क्या नई चीजें आपको सीखना पड़ेगा, हाउ टू एनालाइज पेन, कैसे पेन को आपको करना पड़ेगा, असेसमेंट ये आपको पूरा आना चाहिए। उसके बाद ट्रीटमेंट इज ऑलवेज यू कैन डू इट, बट असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट के लिए, और उसमें आपको जहां सीखना पड़ेगा ना, वो आप सीखो। यू कैन इनवाइट पीपल जिनको डिफरेंट हमारे पास बहुत सारे एलिट्स हैं फ्रेटर्निटी में, इंडिया में, अब्रॉड में, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सीखना क्या है, और आपका पास जो स्टूडेंट्स हैं, आपको मैं बोल रहा हूँ कि यू शुड हैव अ गोल। आपको एक गोल होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस लेवल पे पहुंचना है। तो उस शिखर में पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत के लिए आप तैयार हो क्या, वो आपको पूछना पड़ेगा। अगर वो आप तैयार हो उसके लिए आपको जो करना है, आपको उसमें सब सीखना पड़ेगा। एकेडमिक से आपको साउंड होना चाहिए, पहले आपको बेसिक सीखना चाहिए पूरा। उसके बाद यू हैव टू लर्न। पहले आप सीखो, उसके बाद आप ज्ञान बांटो। पहले आप सीखो ना, से पहले सीखना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप करना पड़ेगा। और इसलिए रिगार्डिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, अगर जितना भी हो सके अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लो ना। बीपीटी क्यों कर रहे हो? एमपीटी करो, पीएचडी करो, डॉक्टरेट इन फिजिकल थेरेपी, डीपीटी करो। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि करना क्या आप लोग को। तो ये आपका गोल होना चाहिए पहले से सेट। सर आपने आपसे इसी के रिगार्डिंग मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं एंड इंक्लूडिंग मी कि मैं जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में रहने के टाइम ही हम सोचते थे कि हमें थोड़ा सा क्लिनिक में जाना चाहिए, हमें वहाँ पर कुछ सीखना चाहिए, एकेडमिक्स पे थोड़ा कम फोकस करते थे। तो आप बट अभी ऐसा मैंने रियलाइज किया कि ये बिल्कुल गलत डिसीजन था और मैं उस चीज़ को छोड़ दिया और अपने स्टडी पे काफ़ी फोकस कर रहा हूँ। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग उन्हें क्लिनिक्स पर मतलब बोल रहे हैं कि आप क्लिनिकल आके सीखो और एकेडमिक्स पर वो कम फोकस कर रहे हैं और वो क्लिनिक जाना उन्हें ज्यादा पसंद हो रहा है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको जैसे मैंने पहले बोल दिया कि रिगार्डिंग एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स में आपको देखो, अगर आपको फॉर एग्जांपल, अगर आप देखिए, हम जो फिजियोस है फॉर एग्जांपल, अगर हम पेन के बारे में बात करते हैं, पेन के बारे में, दर्द के बारे में, ठीक है। अब अगर आपको पेन का पता ही नहीं कुछ, पेन है क्या, तब ट्रीट क्या करोगे? सो ये कब आप सीखोगे? व्हेन यू लर्न, व्हेन यू स्टडी अंडर योर एस्टीम्ड प्रोफेसर्स, टीचर्स, बुक्स, जितने भी रिसर्च डेटा आप पढ़ोगे, पबमेड में जाओ, पेड्रो में जाओ, आपको जहां जाना, कॉकरन में जाओ, लाइब्रेरी में जाओ, यू लर्न दैट कि भाई पेन के बारे में क्या क्या लिटरेचर है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आपने ज्ञान सीखा ही नहीं पहले, आप क्या बांटोगे? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए बोलता हूँ। देखो क्लिनिकल प्रैक्टिस तो आपको करना ही करना है। जब आप एक बार फील्ड में आ गए, यू लर्न दैट।
बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि उस क्लिनिकल प्रैक्टिस को पहले जो बेसिक्स हैं कि आपको पता है कि नहीं पता है, वो आपको इंपॉर्टेंट है। तो आई विल रेकमेंड कि जितने भी आपके जो आप पढ़ रहे हो बीपीटी में, जो आपका सिलेबस है उसको आप ढंग से पढ़ो। उसके बाद आप उसमें रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आपके पास दुनिया का डेटा सब कुछ अवेलेबल है, तो यू लर्न दैट नो। तो बिफोर स्टार्टिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस यू शुड बी वेरी साउंड इन योर बेसिक्स। आपको पता होना चाहिए कि हमारे सर्वाइकल में कितने वर्टेब्रे हैं, उस अंदर इसमें क्या है, इसमें अगर आर्टरीज आ रही है उस आर्टरी में क्या हो रहा है, अगर किसी को डिस्प्ले उसमें क्या हो रहा है। तो आपको जब एनाटॉमी नहीं पता है, फॉर एग्जांपल व्हाट आई गोइंग टू एग्जामिन पेशेंट्स, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बायोमेकेनिक्स में अगर आपको अगर किसी को डिसफंक्शन है, कहाँ डिसफंक्शन है, जॉइंट कौन सा, लिगामेंट कौन सा, आपको पता ही नहीं है। तो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट थ्योरी पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। एज स्टूडेंट लेवल पे आपको पूरा सीखना पड़ेगा बेसिक्स। जब आपके बेसिक्स होंगे क्लियर, then only you can be a good therapist, you can assess properly। कि आपको पता होगा कि this is surface anatomy is very important, कि कौन कहाँ पर चीज है ये आपको पता होगा, ये कब जब आप पढ़ोगे। तो this is my recommendation to students that please read properly, learn first basics, then go to advanced techniques, it's very important। ओके सर, आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो अभी हमें बताई कि सबसे पहले तो आप अपने एकेडमिक्स पर फोकस करो, बिकॉज बेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपको पता नहीं है कि फॉर द जीन के बारे में ही मैं बहुत छोटी सी चीज़ बात करूँ, अगर आपको जीन के बारे में पता नहीं है और आप फिर केमिकल के बारे में आप ध्यान नहीं देते हैं, तो एक बेसिक बहुत बहुत ज़रूरी है बेसिक में नॉलेज होना। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया? देखो आपको पता ही होगा कि रेगुलेटरी बॉडी कैसा होता है। जैसे आप मैं एक सिंपल एग्जाम्पल एक घर की बात करूंगा। घर में आपको कौन होता है रेगुलेटरी बॉडी? घर में आपके फादर पापा होते हैं रेगुलेटरी बॉडी। अगर घर में एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है तो कोई भी बच्चा को कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई मतलब कोई अनुशासन नाम की चीज नहीं होती घर में। तो यही होता है जब किसी फ्रेटर्निटी में बॉडी नहीं होगा तो उसमें पता नहीं कौन कोई भी कुछ भी कर रहा है। तो इसलिए रेगुलेटरी बॉडी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट विल रेगुलेट यू। आपको पता हो कि मुझे गाइडलाइंस फुलफिल करनी पड़ेगी इफ आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल थेरेपिस्ट। तो अगर आपके पास हमारे पास एक बॉडी आएगी तो हमारे पास गाइडलाइन सेट होंगे, भाई अगर मैंने ये किया तो मुझे ये हो जाएगा। तो उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी गवर्नमेंट ने पुट किया होगा। तो रेगुलेटरी बॉडी आपको करती है रेगुलेट आपका लाइसेंसिंग, आपका सीएमई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे एक सीनियर है फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो उनका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक? What is the guideline for clinical practice during this pandemic disease? Dr. Arif Saifi. ओके एक्चुअली जो आपको कोविड-19 है, आपको पता होगा कि जो वहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है और फैमिली अफेयर्स है, दे हैव सेट ए गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो जो उन्होंने गाइडलाइन बताया आपको फ्रॉम दी आईसीएमआर या जो गवर्नमेंट का है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सब कुछ ही करना पड़ेगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक अभी क्लिनिक जब स्टार्ट होंगे तो आपको वो नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा। आपको हैंड हाइजीन है, मास्क है, या उसके बाद आपको पेशेंट का टेम्परेचर मॉनिटरिंग है जब वो एंट्री करते हैं। तो आई डोंट नो कि आपके न्यू गाइडलाइंस क्या सेट हुई हैं, बिकॉज अभी मुझे मेरे ख्याल से अभी क्लिनिक स्टार्ट नहीं हुई, क्या हो चुके स्टार्ट, आई डोंट नो एग्जैक्टली इन इंडिया नाउ। शायद स्टार्ट मास लेवल पे तो नहीं, लेकिन लिटिल बिट कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हर स्टेट में अपनी गाइडलाइन सेट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। सो आई थिंक दैट यू हैव टू फॉलो सो दैट आप भी सेफ रहे और पेशेंट भी सेफ रहे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर दूसरा क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट है रचित सिंह, उन्होंने कहा है कि सर ये जो वर्कशॉप होता है उनके रिसोर्स पर्सन जो सर्टिफाइड पर्सन की क्राइटेरिया के बारे में कुछ बताइएगा। और साथ ही इसके थोड़ा मैं और ऐड करना चाहूंगा कि इतनी सारी वर्कशॉप्स हो रही हैं सर, ये कहाँ तक वर्थ है, हमें कैसे सिलेक्ट करना चाहिए कि कौन सी वर्कशॉप सही है कौन सी नहीं सही है? बिकॉज सर आप भी जानते होंगे कि नाउ दिस टाइम ये एक बिजनेस की तरह बहुत ग्रो कर रहा है वर्कशॉप। तो सर आप इस पे थोड़ा सा फोकस करिए। देखो सर्टिफिकेट जो भी ज्ञान बढ़ रहा है ना, उस ज्ञान को ले लो आप। ये मैं बोलता हूँ क्योंकि देखिए मैंने भी कम से कम 40 कोर्सेज मैंने खुद किए हैं इस ड्यूरिंग इस पैंडेमिक में, मैंने भी सीखा। तो अगर आपको कहीं से भी सीखने को मिलता है वो आप सीखो। सर्टिफिकेट के बारे में मैंने जो इंडिया में देखा है ना, वहां पर बच्चे पहले बोलते हैं सर सर्टिफिकेट मिलेगा क्या?
वो आप भूल जाओ। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपको कोई देखो, जैसे अगर मैं कुछ चीज पढ़ाता हूँ तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, कुछ मैंने पढ़ा है, तो इफ समबडी इज टीचिंग यू, अगर कोई पढ़ा रहा है आपको तो उसको आप सीखो। अब जहां तक बात आती है उसकी रिसोर्स पर्सन की, यस, अगर वो कुछ अगर अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बोलता है कि मैं एक ऑस्टियोपैथ हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं एक मैवोथेरेपिस्ट हूँ, क्या उसके पास सर्टिफाइड वो इंस्ट्रक्टर है, ये आपको देखना पड़ेगा कि वेदर ही इज इंस्ट्रक्टर और नॉट। अगर वो लिखता है सर्टिफिकेट पे इंस्ट्रक्टर, तो उसके पास वो होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। बट उससे इम्पोर्टेंट मस्ट क्या है कि स्टूडेंट को ये अपनी चॉइस है। देखो, नोबडी इज फोर्सिंग यू टू डू एनी वर्कशॉप, राइट? अगर आपको करना है आप करो, क्योंकि जहां तक मेरा ये है कि रिसोर्स पर्सन आपको फोर्स नहीं करता कि आप मेरा वर्कशॉप करना पड़ेगा आपको। अगर आपको लगता है कि आपको उससे कुछ अच्छा ज्ञान सीखने को मिलेगा, तो देयर इज नो हार्म इन डूइंग वर्कशॉप, बिकॉज देखो, वर्कशॉप और सीएमई से आप सीखते ही हो ना, मतलब आपको एक एजुकेशन मिलता है। बट उसकी वैलिडिटी कितनी है वो आप क्वेश्चन कर सकते हो कि इसकी वैलिडिटी कितनी है, क्या ये वैलिड है या नहीं है। उसके लिए जैसे यूरोपियन कंट्रीज में हर जगह पे एक काउंसिल होती है, वो आपको देती है सीएमई आवर्स कि भाई ये वर्कशॉप इतने घंटे का ये वैलिड है। तो वो इंडिया में मेरे ख्याल से नहीं होता। तो वो अगर वो हो जाए, वैलिड उसकी सर्टिफिकेट मिल जाए, तो अच्छी बात है। बट वो आप उनसे पूछ सकते हो कि सर इसकी वैलिडिटी क्या है, ये कौन इशू कर रहा है, वो दैट यू कैन आस्क। अगर आपको सिंपल, दैट इज, मैंने वही कहा ना कि अगर वो सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर है फ्रॉम एनी यूरोपियन या कहीं से भी सर्टिफाइड है और आपको करा रहे हैं कोर्स, तो दैट इज वैलिड। और अगर एक सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है, तो वो ज्यादा उसका वैलिडिटी बढ़ जाता है। राइट सर, आपने ये जो बात कही कि अगर सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करो कि ऐसे ही वर्कशॉप करो जो इस तरह से एफिलिएटेड हो, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा और आप इजी उसे चूज कर सकते हैं। राइट। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि वर्कशॉप कराना तो चलिए उनका पर्सनल वो होता है कि वो वर्कशॉप करा रहे हैं, बट वर्कशॉप्स क्या हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं और हमारे इंडिया में आप ये समझिए कि 15,000 10,000 की वर्कशॉप्स आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है और बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो सर आप इस पे क्या कुछ इसके चार्जेस पे देखिए, बोलना चाहेंगे कि देखो आपको मैं बताऊंगा, जैसे अगर इंटरनेशनल वर्कशॉप कुछ होते हैं ना, उनका एक क्राइटेरिया सेट है कि भाई इस वर्कशॉप का इतने डॉलर्स हम लेंगे, ठीक है, उसमें वो कम नहीं करते। राइट अगर आपको इंडिया में कोई क्वालिटी पढ़ा रहा है और वो उसकी फीस मतलब अफोर्डेबल है, तो यू शुड डू इट। बट ये जो फीस का है क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया सेट करता है एक वर्कशॉप रिसोर्स पर्सन और उसका जो ऑर्गेनाइजर है। तो ये उन तक है, अगर उनको लगता है कि दे कैन डू समथिंग लेसर, तो दे कैन डू इट। बट जो होते हैं, जैसे आप इंटरनेशनल कोई भी आप सर्टिफिकेट कोर्स लो इंटरनेशनली, उनका होता है सर्टिफिकेट सेट, उनका होता है एक प्राइस टैग कि भाई इसका चार्जेस है $200, तो उसमें वो कम नहीं होगा, तो वो कम नहीं करते। और हमारी एक और मानसिकता है कि जो जितना महंगा है वो उतना क्वालिटी का है, ऐसा वैसे नहीं होता। ऐसा नहीं होता, राइट? हाँ, अब देखिए, आपके पास इंडिया में हमारे पास इतने अच्छे सीनियर्स हैं कि वो उनका वर्कशॉप बाहर के 1 लाख के बराबर मतलब उससे बराबर है जो वहां कराते हैं। तो ऐसे भी हमारे पास रिसोर्स पर्सन इंडिया में है। तो आई थिंक ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बट जो आपके वहां पर प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, दे आर द गुड जज कि कौन सा आपको करना चाहिए, तो दे शुड गाइड यू फॉर दैट। राइट। और थैंक यू सर। कोई भी चीज आप करो वर्कशॉप में, उसका आप चेक करो उसका एविडेंस क्या है, आपके पास उसका रिसर्च डेटा है कि नहीं है। अगर अगर एग्जैक्टली सर। आपके पास एविडेंस उसका है कि भाई ये इफेक्टिव है, तो आप कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन दैट। सर आपने अभी जो एक बात रेज की कि उसका एविडेंस क्या है, आई थिंक दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको वर्कशॉप को चेक करना है कि वर्कशॉप कितनी ऑथेंटिक है, तो जस्ट आस्क फॉर एविडेंस कि सर डू यू हैव एनी एविडेंस अबाउट योर वर्कशॉप और नॉट। देखो, जैसे आपको टेक्निक यूज, जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैं काफी अभी क्लासेस लिया हूँ। मैं आई टुक मेनी क्लास फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जहाँ मैंने पढ़ाया उनको पेन साइंस के बारे में। आप पेन साइंसेस में आपको ये बताना पड़ेगा कि अल्ट्रासाउंड इफेक्टिव है कि नहीं है। इसमें क्या, एग्जैक्टली सर। अब रिसर्च में एक आता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। पता है आपको क्या होता है? डू यू नो दैट सही है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेटा एनालिसिस। ये सबसे हाईएस्ट एविडेंस हमारे अवेलेबल है। अगर किसी टेक्निक में आपके पास डेटा अवेलेबल है इन सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, तो उसकी ऑथेंटिसिटी आप कह सकते हो। तो अगर अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई टेक्निक इजाद की है, मेरी टेक्निक मैंने कहा ये इफेक्टिव है इस ट्रीटमेंट में, तो अगर मेरे पास उसमें एविडेंस नहीं है, तो वो टेक्निक उतनी
वो वैल्यू उसका वैलिडिटी नहीं होता है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि टेक्निक का क्या, टेक्निक में उसकी वैलिडिटी है कि नहीं है। अगर उसकी वैलिडिटी है तो आप कर सकते हो, देयर इज नो हार्म इन दैट। यस सर, रिसर्च में भी उसके जो भी लेवल्स हैं, क्या किस लेवल पे वो रिसर्च वो एग्जिस्ट करता है, ये हमें देखना यस होगा। यस। राइट सर। सर अभी मेरा एक, हमने लगभग लगभग अपने सभी टॉपिक्स पर हमने बात कर लिया। तो सर मैं ये आपसे ये कहना चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन कि आप अगर कुछ हमारे स्टूडेंट्स के लिए बताएं कि वो अपनी बात को रेज करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बोलते कि उन्हें फर्दर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी अगर वो डिमांड अपनी करेंगे, बिकॉज सर अभी बहुत जगह पे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा है। दिस इज अ बिग इशू। बहुत जगह पे हमें सर आपसे एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना था कि जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ठीक नहीं है, साथ ही साथ उनको जो भी स्टडी मटेरियल होना चाहिए, लाइक कि स्केलेटल सिस्टम ही उन्हें प्रॉपर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। सो एक स्केलेटन नहीं तो ये प्रोवाइड तो करे, सो नाउ नाउ वी कैन अंडरस्टैंड। ये तो दिस इज फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन है उनका फेलियर है। देखिए जब देखिए जब मैं पढ़ता था ना, जब मैं पढ़ता था अपने कर्नाटका में, तो मैंने बॉडी को यहाँ से लेके वहां तक पूरा मैंने खुद अपने हाथ से हमने बॉडी को काटा है। वी हैव डिसेक्ट, हमने खुद किया डिसेक्ट बॉडी को। हमें पता है कि यहाँ कैसे फेशिया काटना है, और हमारे प्रोफेसर वहां होते थे हमारे साथ में, तो हमने खुद किया है। जब तक आप खुद नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा? इसको एविडेंस बोलते हैं। देखो सर मैं वी बिलीव इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अगर आपने खुद चेक ही नहीं किया, आपको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स की 4 मसल्स हैं और आपने खुद इसको देखा ही नहीं, तो आप कैसे पता चलेगा? तो यू हैव टू डू दैट। तो ये आपको कॉलेज को डिमांड करके सर हमें करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज को बोलोगे हम आपको फीस पे करते हैं, हमारे पेरेंट्स आपको हार्ड एंड मनी पे करते हैं, तो हमें फैसिलिटी दो, हमें अच्छी लैब दो, हमें अच्छे टीचर्स दो। ये उनका तो इसमें बच्चों को डरने की बात नहीं है, ये आपका हक है, दिस इज योर राइट। ये आप लोग देखो, आप लोग कुछ उनको, आप उनको रॉकेट नहीं मांग रहे हो ऊपर से, आप उनको बोलो कि हमारा ये राइट है, गिव अस क्वालिटी एजुकेशन, ये आपका हक है। एग्जैक्टली। ओके सर, वन क्वेश्चन कि क्या ये चीज देखिए, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, ऑब्वियस सी बात है कि कॉलेज जो है उनसे सर्टिफिकेट ले रहा है और वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो ये चीज रेगुलेटरी बॉडी को भी तो मॉनिटर करना चाहिए कि कॉलेज में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। एंड हम बिल्कुल ये बात रेगुलेटरी बॉडी से भी पूछ बिल्कुल सकते हैं। देखिए, बिल्कुल करना है। देखिए जैसे आप देखो, जब एक कॉलेज को मिलता है ना एफिलिएशन, जब मिलता है कॉलेज को या एक यूनिवर्सिटी को, राइट। तो जो रेगुलेटरी बॉडी को ये देखना पड़ेगा कि जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या इनके पास वो सुविधा अवेलेबल है कि नहीं है। अगर उनके पास नहीं है तो उनको लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए, या उनको बोलना चाहिए कि आप पहले ये करें उसके बाद मिलेगा। अब उसमें इम्पोर्टेंट है कि जो आपका कॉलेज एडमिन है, आप लोगों को, जैसे अगर आप बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको कुछ सीखना है ढंग का। आपके पास ऑडियो विजुअल सिस्टम नहीं है, आपके पास बॉडी आप डिसेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आपके पास ये होना चाहिए। तो उसके लिए आपको, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को आपको मेडिकल कॉलेज में आपको भेजे ट्रेनिंग के लिए, ये डिपेंड्स ऑन देम। तो जैसे आप, अगर मैं बात करूंगा कर्नाटका में साउथ की, वहां पर बेस्ट फैसिलिटीज होती हैं बच्चों को सीखने के लिए, वहां हर फैसिलिटी मिलती है। मतलब मेडिकल कॉलेज में हम खुद हमारे पास प्रोफेसर, तो ये होता है सिस्टमैटिक फेलियर। तो इट इज, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमें क्वालिटी प्रोफेसर्स लाने पड़ेंगे, तभी तो क्वालिटी लाओगे ना। सर एक्चुअली इशू यहाँ पर जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने लोगों से बात किया है, इशू ये बन रहा है कि कम पैसे में प्रोफेसर आ जाएं। दूसरी चीज, पहली चीज तो क्वालिटी ऑफ स्टडी तो यही कम हो गई कि कम पैसे में प्रोफेसर जो आएंगे तो वो वैसे ही पढ़ाएंगे। दूसरी चीज कि आप जो है ना आपके पास स्केलेटन की मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं कैडवर्क की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं स्केलेटन की बात कर रहा हूँ। बच्चों के पास वो भी अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे पढ़ेंगे? इसके वो लिए तो अब एडमिनिस्ट्रेशन कभी कभी वर्क नहीं करता, देन हमारी रेगुलेटरी बॉडी को हमारे बारे में सोचना चाहिए। नहीं, देखो ये तो देखो, रेगुलेटरी बॉडी तो वो तो करते हैं ही मॉनिटर, बट जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आप फीस पे कर रहे हो ना, आप फीस क्यों पे कर रहे हो? कि आपको फैसिलिटी मिले। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप अपने एडमिन से पूछो कि सर हमारा फैसिलिटी कहाँ है, राइट? क्या हमारे पेरेंट्स हमारी हार्ड एंड मनी आपको दे रहे हैं फीस में, तो ये आप लोगों का डिमांड, ये डिमांड नहीं है, ये आपका हक है। दिस योर राइट टू हैव अ गुड फैसिलिटीज देयर, होना चाहिए, मेडिकल प्रोफेशन में होना चाहिए। आप उनको बोलोगे हम कल एक अच्छे डॉक्टर कैसे बनेंगे जब हमारे पास फैसिलिटी नहीं है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको ये सोचना पड़ेगा कि दे हैव टू प्रोवाइड दैट। और इसके लिए यस, जो रेगुलेटरी बॉडीज को भी लेटर ऑन दे कैन इंस्पेक्ट कर सकते हैं वो कि ढंग से है कि नहीं है। आप लोग भी उसमें, तो बच्चों को भी मतलब ये करना, पूछना पड़ेगा ना, देखो जब तक आप नहीं पूछोगे क्या।
तब तक आपको वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अब जैसे आपने बताया, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को एक्शन लेना चाहिए। बच्चे सर एडमिनिस्ट्रेशन से जाके लेटर देते हैं, लेटर क्या हुआ, वहां पे गया, एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा मैक्सिमम होता है, हमने बहुत बच्चों से बात किया है, बहुत बार ऐसा होता है। नाउ व्हाट दे कैन डू, कि क्या उनको अब रेगुलेटरी बॉडी से बात करनी चाहिए और रेगुलेटरी बॉडी देन बात करे उस कॉलेज से। बिकॉज अगर हम कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात नहीं सुन रहा है, देन तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, रेगुलेटरी बॉडी। अभी आपके पास रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं ना, किसको कम्युनिकेट करोगे आप? सर अभी हम जिसे मानते हैं, आप ये समझ रहे हैं कि जो हमारे इंडिया की एक ही एसोसिएशन है इंडिया लेवल की, तो हम उसको ही मानते हैं रेगुलेटरी बॉडी, क्योंकि और तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो आई थिंक बच्चों को उनसे ये कहना चाहिए, उनसे ये कंप्लेंट करनी चाहिए कि आप आके यहाँ पे उन्हें इंटरफेयर करें और एडमिनिस्ट्रेशन से बात बिल्कुल, करें। अगर आप आईआईपी की बात करें आप बिल्कुल कर सकते हो, ये आपका हक है। अगर आप मेंबर्स हैं, अगर आप आईआईपी पे मेंबर्स नहीं है तो आप उनके जो वहाँ के हेड हैं उनको आप लेटर लिख सकते हो ऑफिशियली, ये बच्चों से कि सर हमें ये फैसिलिटी, अगर आपका कॉलेज एफिलेट है आईआईपी के साथ तो ये उनका हक बनता है कि वो इसको चेक करें कि बच्चे क्या बोल रहे हैं और इनके पास वाकई में है, तो ये आप कर सकते हो। दिस इज, वो उसमें हार्म नहीं, क्योंकि आप गलत बात तो नहीं कर रहे हो, आप अपनी हक की बात कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, दैट वी कैन डू। बट दैट डिपेंड्स कि आपका कॉलेज उसके साथ एफिलेट है कि नहीं है। ये सब वो तो बच्चे क्या कर सकते हैं कि लिस्ट में मिल जाती है, आईआईपी की साइट पे लिस्ट अवेलेबल है कि किसका कॉलेज एफिलिएटेड है, किसका कॉलेज नहीं है। तो उसके थ्रू आपको आपने बहुत सारी चीजों को बच्चों का सपोर्ट के लिए जो बताया है, आई थिंक उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि सर ये बहुत ही बड़ा इशू है कि पढ़ाई पे, जैसे कि अभी ये वेब सीरीज की बात आई, तो सारे बच्चों का क्या कहना था कि सर आई थिंक वी शुड फोकस ऑन आवर स्टडी रादर देन दिस बुलशिट। तो मैंने उनसे कहा कि हमें दोनों पार्ट में फोकस करना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे भी और उधर भी, कि उधर से हमें कोई अटैक नहीं कर रहा है और पढ़ाई तो हमें खुद करना ही पड़ेगा। देखो तो आपको इसलिए आपने जो बताया, एज ए स्टूडेंट आपका काम है इस टाइम पे आप प्रदर्शन सबको इस टाइम आप भूल जाओ, आपका काम होता है सब सीखना, ठीक है, पढ़ाई करना। you should focus you should focus on studies and learn something to become better professionals। जब आप ये करोगे उसके बाद जो बाद में तो आता ही है, जब आप कहीं पर जाओगे तो राजनीति है सब तो एक हिस्सा है लाइफ के, ये बात की बात है। बट अभी क्या हुआ है, एज ऑफ नाउ स्टूडेंट शुड जस्ट फोकस ऑन देयर स्टडी, दैट्स ऑल। राइट सर। सर मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात से। और मैं ये स्टूडेंट से ये कहना भी चाहूंगा कि अगर उन्हें उनके कॉलेज में ये फील होता है कि फील इन द सेंस उन्हें ये दिख रहा है कि वहाँ पर कोई भी स्केलेटन नहीं है या उन्हें मेडिकल कॉलेज नहीं भेजा जा रहा है, अगर कैटवर्क की वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो अपनी बात रेज करें अपने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे लेटर और उनको, आईएफपी। देखो यू कैन राइट, बच्चे उनको लेटर लिखें कि सर हमें करना है, आप बताओ क्या करना है, ठीक है। एंड आई थिंक जब आप एक डिमांड करते हो जेन्युइन डिमांड, एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू ओबे दैट, वो फॉलो करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली। सो सर हमारी तरफ से सारे क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, थैंक यू सो मच सर। एंड आपका जो नेक्स्ट अभी लाइव आने वाला है प्रभात सर के साथ, उसको हम सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहेंगे कि आप आप सभी लोग उस लाइव को yes, ज्वाइन करें। इट्स वेरी, वो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही है, मतलब जो मैंने देखा है। तो वी थॉट कि लेट्स हैव द मैन प्रभात सर हिमसेल्फ, जो उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से उनको हमेशा अपडेट मिलता है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो कल उन्होंने एक अपडेट डाला था, फिर मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा सर लेट्स इनवाइट यू एंड आप सबको बताएं कि हो क्या रहा है एक्चुअली, और क्या अच्छा होने वाला है कि बुरा होने वाला है, सब बताएंगे। तो सैटरडे को आप ज्वाइन कर सकते हैं 5 PM पे। that time he will answer all the questions we have related, profession related। तो उसमें we will try to get all the questions answered from him, so that आपको लाइफ में अच्छी, और आपको बताऊंगा मैं, अपना फोकस पढ़ाई पे, नेगेटिव थिंग्स में अपना दिमाग मत चलाओ, अपना हमेशा रखो कि बी पॉजिटिव, लर्न, और आप आगे बढ़ोगे। ये सोचो, अगर आपने पहले सोच लिया कि नहीं हमारे कुछ नहीं रहा, तो यू विल नेवर प्रोग्रेस। सो लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिव वे में जाओ, and learn and respect your seniors, respect your teachers, and learn, this is only way you can prosper in your life। ये मेरा आपका मैसेज है for students। So sir thank you so much for this session and हमें टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। you're most welcome। okay ओके। okay, bye bye, take care।